अगर गठबंधन में बसपा जाती है तो मुझे लगता है कि उसमें बीजेपी को नुकसान होगा। 2019 में गठबंधन था, सपा के साथ गठबंधन था, लेकिन वो चुनाव अगर हम ये कहें कि बीजेपी के इशारे पर लड़ा गया तो कोई हम अतिशयोक्त बात नहीं कह रहे। आनंद कोई पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं, उनको तो बना दिया, उनको ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश के बाहर के मामले देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हम देखेंगे और उत्तर प्रदेश में ही पार्टी है। और बीजेपी का या तो ये इंस्ट्रक्शन आ जाए कि शामिल होना है गठबंधन में, तब शामिल होंगे। दो स्थिति पे शामिल होने का उनके सामने विकल्प खुला रहेगा। हाँ, ये सच है कि उनकी वोटें ट्रांसफरेबल है। लोग कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। जब तक उनके पास इंटेलिजेंस का ये इनपुट न आ जाए कि बीजेपी रिप्लेस हो रही है, तब तक वो गठबंधन में शामिल नहीं हो सकती। मायावती अकेले ही लड़ना चाहती हैं, क्योंकि उनके अकेले लड़ने से ही बीजेपी का फायदा है। बीजेपी भी नहीं चाहती है कि वो किसी गठबंधन में शामिल हों, और मायावती भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे कि बीजेपी एंटेगोनाइज हो। मान्यवर कांसीराम जी ने जब पार्टी बनाई थी, बीएसपी उसका शॉर्ट फॉर्म था, उसका फुल फॉर्म उन्होंने रखा था बहुजन समाज पार्टी। लेकिन जैसे ही वो पार्टी बहन जी के हाथ में आ गई तो फुल फॉर्म बीएसपी का बदल गया, और बदल करके वो उसका बहुजन समाज पार्टी के बजाय बहन जी संपत्ति परियोजना हो गया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं लेकर के आज की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा, वो है बसपा सुप्रीमो मायावती के राजनीतिक भविष्य से जुड़ा हुआ। दरअसल उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस बनने की कवायद शुरू हुई हो चुकी थी, लेकिन सीटों पर मामला अटका और अब आवाजें इस तरीके की आती हैं कि मायावती को इस अलायंस में शामिल होना चाहिए। लेकिन मायावती पहले भी कह चुकी हैं कि वो इस अलायंस में फिलहाल नहीं है और आगे आने की स्थिति भी नहीं नजर आती। लेकिन कुछ बदलाव पिछले बीते महीने में बसपा के साथ हो रहे हैं। आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई है, मायावती लगातार बैठकें भी कर चुकी हैं और 15 जनवरी को जब उनका जन्मदिन आएगा तो उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ा ऐलान मायावती अपने जन्मदिन पर कर सकती हैं। अब आज की स्थिति में देखें तो क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में मायावती अभी भी दलितों की एक बड़ी नेता के तौर पर बड़ा फेरबदल करने की स्थिति में नजर आती हैं? क्या गठबंधन की स्थिति में मायावती इंडिया अलायंस के साथ होंगी या फिर अकेला चलो की राह पर भी ही नजर आएंगी? इन तमाम विषयों के साथ में आज हम जुड़े हैं और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक चिंतकों का एक पैनल जुड़ा है जो कि इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होगा और हमें बताएगा कि आखिर प्रदेश की राजनीति में मायावती फिलहाल कहां नजर आती हैं। चलिए शुरुआत कर उससे पहले हम आपका तारुफ कराते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले हमारे साथ में सुरेंद्र दुबे जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार राजनीतिक विषयों पर लिखते रहे। हमारे साथ में प्रमोद गोस्वामी जी हैं, ये भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, लगातार उत्तर प्रदेश के हर एक दौर की राजनीति को उन्होंने देखा है। इसके साथ में हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं खास तौर पर गौतम राणे सागर जी, अम्बेडकरवादी सोच के विचारक हैं, लगातार लिखते रहे हैं इन मुद्दों पर। और हमारे साथ में प्रदीप कपूर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो भी विपक्ष में कांग्रेस पार्टी से लेकर के पिछली सरकारों के अलग अलग दौर को देखते हुए लगातार लिखते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में गौतम साहब आपसे करता हूं। आज आप उत्तर प्रदेश में मायावती को लेकर के आपका क्या विचार है? आपको लग रहा है कि क्या इस समय वो गठबंधन की स्थिति में आपको नजर आती हैं? क्या दलितों की एक नुमाइंदगी करने की जो बात कही जाती है उनके ऊपर आज भी आपको प्रासंगिक लगती है? पहले प्रश्न का जवाब हम आपको दे दें, क्या वो दलितों की सर्वमान्य नेता है? तो मेरे ख्याल से जो स्थापित शब्द है और अभी तक जो मान्यता है फिलहाल उत्तर प्रदेश में, यह अकाट्य सत्य है कि आज भी वो बड़ी नेता मानी जाती है। रही दूसरी बात कि क्या वो गठबंधन में शामिल होंगी या नहीं होंगी, वो उनकी अपनी मजबूरियां हैं। लोग कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। जब तक उनके पास इंटेलिजेंस का ये इनपुट न आ जाए कि बीजेपी रिप्लेस हो रही है, तब तक वो गठबंधन में शामिल नहीं हो सकती। और बीजेपी का या तो ये इंस्ट्रक्शन आ जाए कि शामिल होना है गठबंधन में, तब शामिल होंगे। दो स्थिति पे शामिल होने का उनके सामने विकल्प खुला रहेगा। हाँ, ये सच है कि उनकी वोटें ट्रांसफरेबल हैं। जिस गठबंधन के साथ वो शामिल होती हैं उनकी वोटें ट्रांसफर होती हैं, और ट्रांसफरेबल वोट के आधार पे ये कहा जा सकता है कि परिवर्तन काफ़ी होता है।
आपने 2019 का एक आंकड़ा आपने देखा होगा कि 2019 में गठबंधन था, सपा के साथ गठबंधन था, लेकिन वो चुनाव अगर हम ये कहें कि बीजेपी के इशारे पर लड़ा गया तो कोई हम अतिशयोक्त बात नहीं कह रहे हैं। जब 93 में 92 में गठबंधन हुआ था, 93 जनवरी में घोषणा हुई थी कांशीराम जी और मुलायम सिंह जी की, तो उन्होंने साल भर रैलियां की थी, जितने भी मंडल कमिश्नरी के मुख्यालय है सब पे किया था, तब जाकर के वो माहौल बन पाया था। लेकिन आपने देखा होगा कि 2019 में गठबंधन के बावजूद संयुक्त जो रैली हुई है वो 31 जनवरी को हुई थी। इसका मतलब यह है कि अखिलेश जी ने अपनी पूरी बागडोर तो बहन मायावती जी के नेतृत्व में दे दिया था, हाथ में दे दिया था, लेकिन शायद बहन मायावती जी भी उस समय स्वतंत्र नहीं थी, वो कहीं और से ही गाइड हो रही थी, इसलिए वो मैसेज नहीं जा पाया। जो गलतफहमी पैदा हो गई थी दोनों वोटर्स में, वो गलतफहमी दूर नहीं हो पाई। अभी आप आज की स्थिति में आपको लगता है कि अभी तो गठबंधन से दूरी नजर आ रही है? ये तो सियासी हथकंडे हैं, दूर नजर आ रही, क्योंकि उनको ये भी पता है कि अगर इस बार हम गठबंधन में नहीं शामिल होते हैं तो स्थिति ये होगी कि जीरो पे आ जाएंगे, और जीरो पे आएंगे तो वाइंड अप करना पड़ेगा। और हाँ, इसलिए कोई वाइंड अप करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो वाइंड अप हो गई तो मेरे ख्याल से बीजेपी की राजनीति भी करीब करीब समाप्त हो जाएगी। वो डिवीजन जब करती रहती है किसी आधार पे, तो बीजेपी की राजनीति वहां से शुरू होती है। बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि वो जीरो पे आए। चलिए, आपकी बड़ी बात आपने यहाँ पे कही है कि इसका फायदा बीजेपी को ही नजर आ रहा है, लेकिन प्रमोद जी, आपने बीजेपी के अलग अलग दौर को देखा है। मायावती की प्रासंगिकता यहाँ पर विपक्ष को ज्यादा नुकसान कर रही है या बीजेपी को नुकसान करेगी, या दोनों तरफ से देखें तो किसके लिए ज्यादा फायदे का सौदा होगा मायावती का साथ आना? देखिए, निश्चित रूप से अगर गठबंधन में बसपा जाती है तो मुझे लगता है कि उसमें बीजेपी को नुकसान होगा। उसका एक मुख्य कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में जो कबीलाई राजनीति है, जातिगत, और वोटों का जो बिखराव है, और इंडिया का जो गठबंधन बना है, वो 37, 38, 35% पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है, और बाकी जो 65%, 64% जो है वो विपक्ष में बिखराव में हो जाता है। तो वो बिखराव की राजनीति को बल मिलेगा अगर बसपा गठबंधन में शामिल हो जाती है, तो विपक्ष को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। लेकिन जो गौतम साहब ने एक बात कही, ये बात, इस बात से मैं सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज भी मायावती दलितों की नेता हैं। अलबत्ता ये बात दीगर है कि अब वो कमजोर हुई हैं, उनका वोट बैंक खसका है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ न कुछ, अब वो 5% हो, 2% हो, 10% हो। लेकिन जो वोट ट्रांसफर की सर ने बात कही थी, हाँ। पिछली बार तो लेकिन सपा को 5 ही सीटें आई, मतलब उन्होंने तो ये कहा कि हमारा वोट तो ले लिया, अपना नहीं दिया, 10 सीटें उनकी आ गई। हाँ, देखिए, उसमें लाभ बसपा को मिला, भाजपा को, समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। मुझे लगता है कि चूंकि जो अगर गांव में जाएं तो वहाँ सवर्ण कह लीजिए, और उसके बाद अगर कह लीजिए तो यादव और दलितों के बीच एक दूरियां हैं, है ना, उनके दबदबे के कारण। इस वजह से वो वोट बैंक वहाँ उनको ट्रांसफर नहीं हुआ, जबकि यादव वोट बैंक ट्रांसफर हुआ, और शायद इसीलिए 10 आई और ये 5 पे सिमट गई थी। तो मुझे लगता है कि इसमें निश्चित रूप से गठबंधन जो है, और राणे साहब ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही है, अलग हट के कही है, कि ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कहाँ जाएगी। उसकी वजह है कि टेटुआ जो है वो केंद्र सरकार के पास है, तो जितना टेटुआ दबेगा उसी हिसाब से गठबंधन में जाएंगी कि नहीं जाएंगी, ये तय होगा। ये बड़ी बात आपने भी कही है, लेकिन सुरेंद्र सर, ये मुझे बताइए कि इसके पहले मायावती ने एक ऐलान किया था, जिम्मेदारी बढ़ाई आकाश आनंद की। कहा जा रहा है पार्टी नए विचारधारा के साथ आएगी, युवाओं को जोड़ेगी, टेक्नोलॉजी से दूर रहती थी उसके पास जाएगी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल होगा। अब 15 जनवरी आ रही है, बहन जी का जन्मदिन है, और हर जन्मदिन पर वो कोई ना कोई एक नई चीज लेकर के आती है। आपको लग रहा है 15 जनवरी को एक बड़ा ऐलान हो सकता है, या मायावती अपनी स्थिति में कुछ ना कुछ बड़ा जरूर ऐलान करेंगी? देखिए, मायावती जी इस समय कई सालों से बड़े घाटे में चल रही हैं, ठीक, तो उनका घाटा कहाँ पूरा होगा
इतना उनको देखना है। उनको मालूम कि अब उनकी बात साथ नहीं आने वाली है, लेकिन वो जो उनके ऊपर दबाव है विभिन्न तरह के, उसके रहते वो अपने को उनको बचाना भी है और पार्टी के बचाना है। रही बात आनंद की बात को इसमें बहुत बात नहीं देते हैं, क्योंकि आनंद कोई पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं। उनको तो बना दिया, उनको ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश के बाहर के मामले देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हम देखेंगे, और उत्तर प्रदेश में ही पार्टी है। और जो दलितों का एक मामला था कि मायावती की वजह से उनको मान सम्मान मिला, वो स्थिति को दलित पार कर गए। अब दलित भी पॉलिटिकली बहुत चेंज हो गए हैं, ताकतवर भी हो गए हैं, और वे चाहते हैं कि अब हमको राजनीति भागीदारी दी जाए, जो मायावती नहीं चाहती। तो आपको लगता है कि इनके गठबंधन की बात आखिर फंस कहाँ गई? क्या मायावती की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं है, या सामने वाले ऑफर ही नहीं कर रहे? फंसेगी इसलिए कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, तीन है उत्तर प्रदेश में। सपा कांग्रेस के साथ गई तो उसको नुकसान हुआ, सपा बसपा के साथ गई तो उसको नुकसान हुआ। तो ऐसे में सपा ये तय नहीं कर पा रही कि हम किसके साथ जाएं। बेहतर स्थिति है कि तीनों लोग रहें, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तीनों लोग रहेंगे। और ये बात मायावती ने स्पष्ट भी कर दी है, पिछले 1 महीना हो गया शायद, जब उन्होंने कहा कि हम गठबंधन में नहीं, लेकिन लोग ऐसी बातें न कहें, पता नहीं कब किसकी चुनाव के बाद जरूरत पड़ जाए। तो वो रानी बनने का सब देख रहे हैं कि शायद हमारे बैलेंस की जरूरत पड़ जाए। लेकिन मैं जो स्थिति देखता हूँ, उससे मायावती की स्थिति को मैं बहुत मजबूत नहीं देखता हूँ। सारा मामला भाजपा और सपा के बीच में ही रहेगा, और भाजपा इस समय जिस ढंग से उनका राम मंदिर का आंदोलन, चौतरफा बैंड बाजे उनके समर्थन बज रहे हैं, उससे मुझे लगता नहीं है कि मायावती को कुछ प्राप्त होगा। और कांग्रेस से सपा भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं पा पाएंगे। कितनी सीटें पाते ये देखना होगा। बिल्कुल, अभी तक तो फिलहाल वो स्थिति नजर नहीं आ रही, ये हमारा पैनल भी मान रहा है। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहता हूं कि आपको लगता है मायावती अकेले अगर लड़ती है चुनाव, जो ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्या स्थिति होगी? कितनी सीट, कहां पोजिशनिंग, कहां उनका प्रभाव, कितना दारोमदार होगा अगर अकेले? मायावती अकेले ही लड़ना चाहती हैं, क्योंकि उनके अकेले लड़ने से ही बीजेपी का फायदा है। बीजेपी भी नहीं चाहती है कि वो किसी गठबंधन में शामिल हों, और मायावती भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे कि बीजेपी एंटेगोनाइज हो। तो इसलिए वो गठबंधन की बात होती रहेगी। हालांकि इंडिया में समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि मायावती इस गठबंधन में साथ आए। क्यों, दिक्कत क्या? अखिलेश यादव ने ये बात क्यों कही? एक फीडबैक आया था कि उन्होंने बात कही कि भाई उनको ना रखा जाए। उनके जो एक एमपी हैं, उन्होंने कहा कि आप प्रोजेक्शन कर दीजिए मैडम का, हम 12-13% वोट पूरा ट्रांसफर करेंगे, हमारा ट्रांसफरेबल होता है। ये क्या दिक्कत? उनका जो 2019 का जो एक्सपीरियंस था, वो बिटर एक्सपीरियंस था। उससे फायदा 10 सीटें तो वो ले गई मायावती, और लेकिन उनकी 5 थी, 2014 में 5 ही रही। उनका एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, और मायावती ने सुओ मोटो अपने आप ही जो है वो गठबंधन जो है डिसॉल्व कर दिया, और सारा ब्लेम जो है अखिलेश यादव पे डाल दिया। जबकि अखिलेश यादव ने उनको इज्जत देने में कोई कमी नहीं थी। पुराने तमाम डिफरेंसेस को भुला के वो अलायंस हुआ था। डिम्पल ने तो पैर तक छुए थे, मंच छुए थे। तो मतलब पूरा परिवार ने जो है सम्मान दिया था, जो एक डिजर्व करती है, जो दिया था। तो लेकिन वो बात नहीं हो पाएगी, और मायावती अकेले ही रहेंगी। 15 जनवरी को अपने बर्थडे पे भी जो भी कोई अनाउंसमेंट होगा, वो अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करने की दिशा में होगा। वो अपनी पार्टी का वजूद बनाए रखना चाहती हैं, और वो आगे पोस्ट पोल सिनेरियो भी देखती हैं कि अगर मेरे पास कुछ नंबर सीट आती हैं तो कम से कम किसके साथ जाएंगे, उससे कितना फायदा होगा, उसको भी देखती हैं। चलिए, अगर पोस्ट पोल अलायंस की संभावना बनी तो मायावती विचार कर सकती हैं, लेकिन गौतम जी, वो स्थिति आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है 20% दलित है लगभग, लेकिन वो गिरते गिरते 12-12.5 पे मायावती का वोट शेयर आ गया पिछले चुनाव में। आपको लग रहा है कि क्या बीजेपी उसमें डेंट मार चुकी है, या अलायंस का जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव दे रहे हैं वहां खिसकता नजर आ रहा है? क्या 12-12.5 पर रहेगा, नीचे जाएगा, या ऊपर आएगा दलितों के लिहाज से? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण एक जो प्रश्न अभी आपने कपूर साहब से पूछा था, मुझे लगता है उसका जवाब ज्यादा बेहतर देना होगा। मलूक नागर जी ने जो ये कहा था कि अगर बहन जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए तो हम सब एक साथ आ जाएंगे और ये बीजेपी साफ हो जाएगी। वो कहा उन्होंने जरूर था कि बीजेपी साफ हो जाएगी,
लेकिन उसका असर ये निकल रहा था कि इंडिया साफ हो जाएगी, जो इंडिया का गठबंधन बना। क्योंकि आज भी जातिवाद चरम पे है हमारे देश में। जैसे ही बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया जाएगा, बाकी सारे के सारे लोग शेड्यूल कास्ट को छोड़ करके सारे के सारे लोग बीजेपी के साथ हो जाएंगे। ये सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया। और ये भी स्टेटमेंट हमें जो जहां तक लगता है वो शायद हेडक्वार्टर नागपुर से लिख करके आया होगा, वो जो मलूक नागर जी ने दिया था। लेकिन दूसरा जो आप कह रहे हैं कि इस बार अगर वो अलहदा लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है 12% उनके पास वोट नहीं रह पाएगा, संभवतः 3 या 3.5% से ऊपर नहीं जा पाएगा। आप इतनी गिरावट देख रहे हैं? इतनी गिरावट नहीं। आप जानते हैं कि जब भी आप चढ़ाई चढ़ते हैं तो टाइम लगता है, धीरे धीरे चढ़ते हैं, लेकिन जब नीचे आप गिरते हैं तो इतनी तेजी से गिरते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कौन से, आप चूंकि अम्बेडकरवादी सोच के हैं, क्या मायावती जिस सोच पे थी उससे नीचे चली गई हैं? इस समय मायावती की पॉलिटिकल पोजीशनिंग कितनी वीक क्यों है? एग्जैक्टली ये बेहतरीन क्वेश्चन किया। मान्यवर कांसीराम जी ने जब पार्टी बनाई थी, बीएसपी उसका शॉर्ट फॉर्म था, उसका फुल फॉर्म उन्होंने रखा था बहुजन समाज पार्टी। लेकिन जैसे ही वो पार्टी बहन जी के हाथ में आ गई तो फुल फॉर्म बीएसपी का बदल गया, और बदल करके वो उसका बहुजन समाज पार्टी के बजाय बहन जी संपत्ति परियोजना हो गया। अब जब बहन जी संपत्ति परियोजना हो गया तो अभी जो आकाश को आपने दिखाया कि उत्तराधिकारी बनाया है, तो आप ये समझ लीजिए कि आकाश को पाताल का उत्तराधिकारी उन्होंने बनाया है। पाताल का मतलब सिर्फ उनकी संपत्तियों का उत्तराधिकारी बनाया है। वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी चला रही हैं जिस यूनिवर्सिटी में वो एंट्रेंस एग्जाम देने वाले बच्चे, क्वालिफाई करने वाले बच्चे, और इसके फीस जमा करके एडमिशन लेने वाले बच्चे, रेगुलर क्लास करने वाले बच्चे, एग्जाम देने वाले बच्चे सब फेल हो जाते हैं। जो एंट्री जिसकी नहीं है यूनिवर्सिटी में वो टॉप कर जाता है। इसलिए इतना डाउनफॉल आ रहा है, और डाउनफॉल का और कोई दूसरा मकसद नहीं था। चलिए, बहुत अच्छा फॉर्मूला गौतम जी ने यहाँ पर दिया और बाकायदा इसको समझा भी दिया। प्रदीप जी, लेकिन आखिरी सवाल, आपको लग रहा है कि चलिए तमाम बातें हैं, क्या दबाव है, नहीं है, फैसला लेंगी, समय लगेगा, कितनी सीटों पर दारोमदार आप तो भी देखते हैं? क्या आपको लगता है बाकी पार्टियों की तुलना में बीएसपी अभी भी उस हैसियत में है, और कितने सीटों पर उसका प्रभाव आप देख पाएंगे, अगर अकेले जाती है या साझा होकर के भी जाए तो भी? अभिषेक जी देखिए, अगर सीटों की बात अभी जो राणा साहब ने कहा कि डाउनफॉल होगा, गठबंधन तो कहीं ना कहीं मायावती को करना मुझे लगता है कि ये बसपा के हित में होगा। वो चाहे इंडिया से करें या भाजपा के साथ जाएं, अन्यथा उनकी जो 10 सीटें हैं वो मुझे लगता है कि 2-3 सीटों में सिमट जाएंगी, इससे ज्यादा सीटें नहीं मिल पर तो नहीं चले जाएंगी 14 की तरफ। इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। इस संभावना से भी आप जो इस समय देश की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, तो शून्य पे भी आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। सीटें कितनी मानते हैं? 1 दर्जन, 2 दर्जन, 4, 5? उनका दारोमदार अभी भी कहाँ कहाँ दिखता है? देखिए, अगर मैंने कहा, देखिए दारोमदार तो सवाल ये है कि वो गठबंधन के साथ अगर जुड़ते हैं तब तो लाभ होगा। अब गठबंधन की राजनीति है इस समय, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, अपने बूते पर कोई भी नहीं है। आज अखिलेश जी जो है, अगर अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने, और ये था कि सत्ता में हम आ जाएंगे, स्पष्ट बहुमत होगा, और पूरी तरीके से मचा हुआ था, क्या हुआ? तो वो अब स्थितियां नहीं, राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं। बसपा को कहीं ना कहीं जाना होगा। जहां तक 15 की बात आपने कही है, 15 तक मुझे लगता है कि कोई ना कोई वो एक बड़ा संदेश जरूर देंगी। अब वो क्या संदेश होगा इसको अभी कहा नहीं जा सकता है, चूंकि और मुझे लगता है कि जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, चुनाव की घोषणा हो जाएगी, निर्णय वो तब लेंगी कि हमको कहाँ बैठना है, कहाँ जाना है। इससे पहले कोई निर्णय वो नहीं लेंगी, और ना ही 15 को कोई ऐसा संदेश देंगी। हालांकि संदेश, जैसा कि अभी सुरेन जी ने कहा, उन्होंने कहा कि विपक्ष जो आलोचना कर रहा है उसको ये ध्यान रखे कि उसके बाद कभी हमारी भी जरूरत पड़ सकती है, तो अपनी सीमाओं में रह के कोई बात कहे। तो ये उन्होंने मतलब विपक्ष को भी संदेश दिया है, और सत्ता पक्ष को भी, भाजपा को भी और विपक्ष को भी उन्होंने संदेश दिया है। तो वो बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है, और वो बहुत जो उनकी राजनीति रही है, बहुत श्रूड राजनीति रही है। मतलब चाहे भाजपा के साथ उनका गठबंधन रहा, लेकिन अटल जी की सरकार गिरा दी। मतलब उसको उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अनप्रेडिक्टेबल है मायावती, और ये बार बार दिखता रहा है। लेकिन प्रदीप जी, फाइनल कमेंट,
आज की स्थिति में हमने बात कर ली है, अब 15 तारीख का हम लोग इंतजार हम सब करेंगे, लेकिन मायावती को आप अभी भी मान रहे हैं कि क्या वो इस पूरे महाभारत में एक बड़ा एक रोल रख रही हैं, या आपको लगता है जब तक कंधा नहीं मिलेगा, लाठी नहीं मिलेगी, देखिए सहारा मायावती एक फोर्स है ना, दलित नेता है और उनका वोट बैंक जो है वो यूपी ही नहीं, यूपी के बाहर भी तमाम प्रदेशों में है। जो अभी जो चुनाव हुए उसमें भी दिखाई दिया कि उनको वोट परसेंटेज है, उनकी प्रेजेंस है उनके वोट की। तो इसलिए नेता है, बड़ी नेता है, सर्वमान्य नेता है दलितों की। लेकिन हालांकि पोचिंग जो है वो बीजेपी भी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, सब लोग लगे हुए हैं दलितों को अपनी ओर रिझाने के लिए, बहुत कुछ प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक प्रेजेंस है उनकी, एक उनका अपना वो है, और वो देखने की बात है कि वो अपने को किस तरीके से करती है। इस वक्त वो उनका अकेले रहना बीजेपी का बहुत फायदेमंद है, तो इसलिए हो सकता है कि वो अकेले ही रहें। अब ये जैसा कि अभी कहा प्रमोद गोस्वामी जी ने, बहुत सही बात कही कि जब वो चुनाव संहिता लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद थोड़ा निडर हो जाएंगे। हुजूर आते आते देर तो नहीं कर कोई देर नहीं होती है, इलेक्शन में कोई देर नहीं होती है, लास्ट मिनट पे भी बहुत चेंजेस हो जाते हैं, इशारे की बात होती है। तो जब प्रेशर कम हो जाएगा तो हो सकता है कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन ले ले। चलिए, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती है। हाँ। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस समय मायावती को सबसे ज्यादा जो डर लग रहा है वो कांग्रेस से लग रहा है। क्यों? इसलिए लग रहा है कांग्रेस से डर, क्योंकि कांग्रेस का दलित वोट बैंक रहा है और सलमान ब्राह्मण ये कॉम्बिनेशन रहा है। तो मायावती को इस बात की भी आशंका है कि अगर कहीं हम कमजोर होंगे तो हमारा वोट बैंक कहाँ जाएगा, तो वो ये शिफ्ट हो सकता है। और कांग्रेस जो मल्लिकार्जुन को लेके आई है, वो अगर उत्तर प्रदेश में सक्रिय होंगे तो दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। अब वो कितना होगा ये वक्त तय करेगा ये, लेकिन डर उनको इस बात की है मायावती को, इसलिए इस पर वो बहुत गंभीरता से उनके यहाँ चिंतन हो रहा होगा। चिंता का विषय। हाँ। बात कह रही है, जैसा कि अभी प्रमोद गोस्वामी जी ने कहा कि अभी इंडिया की जब मीटिंग हुई तो उसमें ममता ने और केजरीवाल ने, दो लोगों ने खरगे को एज प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करने की बात कही। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये। हालांकि खरगे ने कहा कि कोई फेस नहीं होगा और चुनाव के बाद तय किया जाएगा, लेकिन अगर खरगे जो है एक फेस बनते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, तो फिर मायावती को भी इस बात का एक खतरा होगा कि एक बड़ा लीडर एक बड़े पोस्ट पे आ रहा है। खड़गे की रहना। हाँ। संशोधन और करते हैं हम, जैसा कि दोनों लोगों की आशंकाएं हैं। यह भी सच है कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो मान्यवर कांसीराम जी बीएसपी खड़ी नहीं कर पाए होते। तो ऐसी स्थिति में अगर वो उनके अंदर वाकई दूरदर्शिता है बहन मायावती जी के अंदर, तो उन्हें ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि अगर कांग्रेस रहेगी तभी उनका आंदोलन खड़ा हो सकता है, बीजेपी के रहते कभी भी नहीं खड़ा हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। लेकिन सुरेन जी, आखिरी कमेंट, समय नहीं है। आपको लग रहा है कि मायावती की पोजीशनिंग में हम सब ने चर्चा तो कर ली है, अब आगे क्या, कहां संभावना ज्यादा है, अकेले जाने की, अलायंस में आने की, या ये भी संभावना है कि शायद बीजेपी के साथ ही समर्थन दे दे? ये भी देखिए, बीजेपी के साथ वो कतई नहीं जाएंगे, और ये जो गठबंधन में भी नहीं आएंगी। वो अपनी स्थिति बचाएंगी। और जो एक बड़ी चर्चा है, लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि मायावती अभी बड़ी फोर्स है, वह हिसाब रह नहीं गई है। उस दलित वोट पर भाजपा ने पूरा सेंध लगा रखी। आप क्या समझते हैं? अरे भाई, वहाँ अपने प्रधानमंत्री जी 4 बार दलितों के पैर धोएंगे तो पूरे देश का दलित उनको वोट दे देगा। मायावती तो किसी दलित के घर जाती नहीं, वो तो खाना खाने भी नहीं जाती, रैलियां भी आजकल वो नहीं कर रही हैं। तो ये जो वोट सेंटिमेंट से घसीटा जाता है, उसमें दलित सबसे ज्यादा फंसता है। और ये मंदिर, जो छोटा आदमी है, दलित है, बैकवर्ड है, ब्राह्मण ठाकुर सिर्फ बदनाम है, वो कहीं अंदर मंदिर बहुत ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा दलित फिर बैकवर्ड, 2 लोग रहते हैं। अभी मान लीजिए बीजेपी वाले कल ये तय कर दें कि बड़े बड़े तमाम मंदिरों में दलित पुजारी रख देंगे, देखें मायावती क्या कर लेंगे। ये बीजेपी ने उसे साध लिया है, दलित राष्ट्रपति देना, आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति बनना, अलग अलग तबकों में जो पोजीशनिंग दिखती है समुदाय की, आपको लग रहा है कि पोर्चिंग अच्छे से कर ली? हाँ, कर ली। देखिए, ऐसा है ना कि बीजेपी के पास आरएसएस का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हम लोग देखते नहीं है। अब मान लीजिए आपको मुर्मू को बना दिया, अब वो जो उनके लाखों कार्यकर्ता लोगों को बता रहे कि देखो दलित को, ये मतलब आदिवासी को बना दिया, इससे बड़ा कौन होगा, चार वो अन्य लोगों को इकट्ठा कर देंगे।
मुझे लगता है कि मायावती 0 पर ही आने की संभावना ज्यादा है। लग रहा है 14 की वापसी की संभावना ज्यादा है। हाँ नहीं, 14 में 0 सीट 100% है, उसमें कहीं कोई गुंजाइश अब नहीं रह गई। गठबंधन में नहीं फिलहाल। न गठबंधन को नहीं, अब तो सीधे मंदिर देखिए और वोट दीजिए, बस कुछ बचा नहीं है। चलिए, मंदिर देखिए वोट दीजिए, ये दावा किया जा रहा है और ये माना भी जा रहा है जिस तरीके का यूपी में माहौल है। लेकिन मायावती, दावा नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि स्थिति ये है कि लोग मंदिर के नाम पर, आपको मालूम ये देश हजारों साल से धर्म के नाम पर चलता रहा। जिस आदमी के घर में खाने को नहीं है वो भी मंदिर जाना चाहता है कि हम अयोध्या जाएंगे, हम तो नहीं प्लान कर रहे हैं जाने को। वो जो कमजोर नब्ज पकड़ ली है बीजेपी ने, उसमें दलित वर्ग सबसे ज्यादा फंसेगा। तो मायावती को 2-3% की जो उम्मीद हो सकता है वो भी ना मिले। राजनीति का यही मायना है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि मायावती के लिए संकट उत्तर प्रदेश में बड़ा जरूर है। हालांकि गठबंधन की स्थिति में वो फिलहाल साफ कर चुकी हैं कि वो शामिल नहीं होगी, लेकिन 15 जनवरी का इंतजार है जब एक बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कुछ नेताओं का मानना है कि इस गठबंधन में मायावती को होना चाहिए, तभी बीजेपी के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूत किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा हालात में देखें तो कहीं ना कहीं फिलहाल मायावती इन सबसे दूर नजर आती हैं, एकला चलो की राह पर है और इसका फायदा बीजेपी को भी मिलेगा। और मायावती के लिए फिलहाल ये बड़ा फैसला करना एक बड़ी चुनौती के तौर पर यूपी में दिखाई देता है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। मेरे सहयोगी संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।